अब तक हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ाई किए हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या इसी को कहते हैं पॉइंट चार्ज, और सेकेंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आगे हम लोगों को जो पढ़ाई करना है कूलम्ब्स लॉ के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आएंगे जहां पर हम लोग करेंगे क्या, टोटल चार्ज को एक ही पॉइंट पर मान लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। ऐसा मान लेंगे कि पूरा का पूरा चार्ज एक पॉइंट पर स्थित है, और ऐसे कंडीशन में चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं हम लोग पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वास्तव में एक एज्यूम्ड कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का सेकेंड टाइप है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें पूरा का पूरा चार्ज कंटिन्यूअसली मतलब लगातार कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है तीन प्रकार का हो सकता है। यह भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और वह लाइन स्ट्रेट लाइन हो सकता है या कर्व भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो। याद रहे, बॉडी के सरफेस पर, इन साइड में नहीं होना चाहिए, बॉडी के अंदर में नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए बॉडी के सरफेस पर। और यह भी हो सकता है कि चार्ज का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो बॉडी के अंदर में हर जगह, थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द वॉल्यूम। तो जब टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो एक लाइन पर, चाहे वो लाइन स्ट्रेट हो या कर्व्ड हो, तो चार्ज के ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ऐसा हो कि कोई चार्ज बॉडी के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, चाहे वो सरफेस प्लेन हो चाहे वो सरफेस कर्व्ड हो, तो चार्ज के ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यदि कहीं ऐसा हो कि कोई चार्ज किसी बॉडी के अंदर में पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो चार्ज के ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के, पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुए कितने तरह के, तीन तरह के हुए। फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ाई करेंगे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब पूरा का पूरा चार्ज किसी लाइन के एलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये स्ट्रेट भी हो सकता है, मतलब चार्ज स्ट्रेट लाइन के एलोंग भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, और चार्ज कर्व लाइन के एलोंग भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। यहाँ एग्जांपल में दिया गया है ए स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है स्ट्रेट लाइन के एलोंग, और यहाँ सर्कुलर रिंग ऑफ चार्ज, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक सर्कुलर रिंग के एलोंग है। इसे हम लोग कर्व भी मान सकते हैं, क्योंकि रिंग जो है वो एक कर्व्ड आकृति होता है, कर्व्ड शेप होता है। अब यहाँ हम लोगों को यह समझना है कि किसी भी
कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज का मेजरमेंट कैसे करेंगे? चार्ज का मेजरमेंट करने के लिए लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज का यूज हम लोग करते हैं, इसे लैम्डा साइन के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब समझना हम लोगों को है कि लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज होता क्या है। मान लीजिए कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में L लेंथ में Q चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। कितना लेंथ? L में Q चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो यूनिट लेंथ, यूनिट मींस 1, यूनिट लेंथ में कितने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा? Q अपॉन L। तो किसी भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के यूनिट लेंथ में जितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी को हम लोग कहते हैं लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। मतलब amount of charge distributed in unit length is known as the linear density of charge। फॉर्मूला होगा इसका Q अपॉन L। टोटल चार्ज में लेंथ से डिवाइड जब हम लोग कर देंगे तो लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज का कैलकुलेशन हो जाएगा। अब चार्ज, इसका यूनिट क्या होगा? तो चार्ज का यूनिट कूलम होता है और लेंथ का यूनिट मीटर, तो यहां यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर। और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो पहले हम लोग चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे और लेंथ के बदले में L, तो यहां हो जाएगा चार्ज का AT और नीचे है L, ऊपर जब जाएगा L⁻⁻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 ⁻
इंटू एल टू द पावर माइनस 1। अब हम लोग को पढ़ना है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होगा कि टोटल चार्ज, पूरा का पूरा चार्ज जो है वो बॉडी के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका एग्जांपल होता है, कोई भी पहले मेटेलिक बॉडी ले लेंगे या कोई भी कंडक्टिंग बॉडी लेंगे, कंडक्टर कोई भी हो, कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ अगर कोई बॉडी होता है तो उस पर जो भी चार्ज दिया जाता है, पूरा का पूरा चार्ज बॉडी के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मेटल भी कंडक्टर है, इसलिए अगर कोई मेटेलिक बॉडी हम ले और उस पर चार्ज जब हम लोग देंगे तो पूरा का पूरा चार्ज मेटेलिक बॉडी के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है। अब समझना है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग चार्ज का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो चार्ज का कैलकुलेशन करना होगा तो सबसे पहले मान लीजिए कि जिस सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उस सरफेस का एरिया है ए। तो ए एरिया में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है क्यू। ए एरिया में कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? क्यू चार्ज का। ए एरिया में क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो यूनिट एरिया में कितने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा? क्यू अपॉन ए। और यूनिट एरिया में जितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसे हम लोग कहते हैं सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, मतलब द अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। कैलकुलेशन करना है तो टोटल चार्ज में टोटल सरफेस एरिया से डिवाइड कर देंगे। यूनिट निकालेंगे हम लोग चार्ज का कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला 80 एल टू द पावर माइनस 2, क्योंकि एरिया का डायमेंशनल फार्मूला होता है एल स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो एल टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा और चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होता है 80। अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां नाम से ही क्लियर है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें टोटल चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो पूरा का पूरा चार्ज जब वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लाइफ में एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि न्यूक्लियस का जो भी चार्ज होता है वो पूरे वॉल्यूम में, न्यूक्लियस के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उसे हम लोग कह सकते हैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज का कैलकुलेशन करेंगे, मतलब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है इसको जब एक्सप्रेस करना होगा तब हम लोगों को वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज की जरूरत होगी।
और इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए किसी वॉल्यूम में, वॉल्यूम भी मान लें, किसी वॉल्यूम भी में क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो भी वॉल्यूम में अगर क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो यूनिट वॉल्यूम में क्यू अपॉन भी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या हुआ, अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। फॉर्मूला हो जाएगा क्यू अपॉन भी, इसे डिनोट करते हैं रो से। तो अब इसका यूनिट निकालेंगे, चार्ज का यूनिट कूलम और वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर, तो ये हो जाएगा कूलम पर क्यूबिक मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, चार्ज का AT और वॉल्यूम का होता है L टू दी पावर L टू दी पावर 3। वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L टू दी पावर 3, लेकिन वॉल्यूम नीचे है, ऊपर जब ले जाएंगे तो हो जाएगा L टू दी पावर -3, तो हो गया यहाँ AT इंटू L टू दी पावर -3। तो आप लोग को एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, ध्यान दीजिए आप लोग। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें पढ़ना है लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, फिर पढ़ना है हम लोगों को वॉल्यूम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। तीनों लगभग एक तरह के मिलते जुलते हैं। लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज में क्या होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज इन यूनिट लेंथ, और सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज में क्या होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज इन यूनिट एरिया, और वॉल्यूम डेंसिटी में क्या होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे। इसमें पहला प्रॉब्लम दिया गया है, फर्स्ट प्रॉब्लम, देयर इज ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर मतलब स्फीयर कंडक्टर का बना हुआ है और उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्टर को दिया गया है 31.4 माइक्रो कूलम। तो बता रहा है कि कंडक्टर के सरफेस पर सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का वैल्यू क्या होगा, और कंडक्टिंग स्फीयर के लिए वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्फीयर का डायग्राम बनाएंगे। रेडियस प्रॉब्लम में दिया गया है R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। सेंटी का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -2। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो सेंटीमीटर वाले वैल्यू में 100 से डिवाइड कर देंगे, या आप ये भी कर सकते हैं सेंटीमीटर वाले वैल्यू में 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी मीटर में हो जाएगा। और इस स्फीयर पर चार्ज दिया गया है 31.4 माइक्रोकूलम, मतलब 31.4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। तो अब यहां चूंकि ये जो स्फीयर है वो कंडक्टर का बना हुआ है, इसका मतलब हुआ कि स्फीयर पर जो भी चार्ज यहां दिया गया है ये पूरा का पूरा स्फीयर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक बात यहां आप लोगों को ध्यान देना है, क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि स्फीयर पर जो चार्ज दिया हुआ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, केवल यहां चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस मान के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बना लेंगे। तो अब यहां क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कैसे निकालते हैं। किसी भी सरफेस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उस चार्ज में सरफेस के एरिया से डिवाइड कर देंगे।
तो चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 31.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और स्फेयर दिया हुआ है, स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। यहां होगा सिग्मा इक्वल टू 31.4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 4 इंटू पाई का वैल्यू होगा 3.14 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2 सिग्मा इक्वल टू 314। यहाँ जो डेसिमल पॉइंट है इसको हटाएंगे हम लोग, यहां होगा 10, 1 डिजिट है पॉइंट के बाद, इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 314। नीचे में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ऊपर हो जाएगा 10⁻2 या 100। और फिर यहां 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻4। सॉल्व करेंगे, ये और ये कैंसिल होगा। इसके बाद यहां से ये कैंसिल होगा और 10⁻⁻6 इंटू 10⁻4 इंटू 10 ये, और 25 इंटू 4 100 10⁻²। तो यहां हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻²। ये होगा सिग्मा इक्वल टू 10⁻³ कूलम पर मीटर स्क्वायर। और हम लोग पहले से जानते हैं 10⁻³ को कहते हैं मिली। तो यहां हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1 मिली कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। आप लोग पढ़े हुए हैं वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज का कैलकुलेशन जब भी करना हो तो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द सेम वॉल्यूम। यहां पर स्फीयर कंडक्टर का बना है, चार्ज कुछ भी देंगे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब स्फीयर के वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो यहां चार्ज का वैल्यू हो गया 0। और वॉल्यूम आपका फॉर्मूला लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि फाइनली जो है रिजल्ट 0 आने वाला है। याद रखेंगे, एक बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला यहां जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। कोई भी कंडक्टिंग बॉडी होगा कंडक्टर का बना हुआ, और उसको अगर हम लोग चार्ज कर दें तो कंडक्टिंग बॉडी का सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज तो होगा, लेकिन वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज हमेशा 0 के बराबर होता है। अभी इस क्वेश्चन नंबर 2 में दो कंडक्टिंग स्फीयर दिए गए हैं, 2 कंडक्टिंग स्फीयर, और दोनों कंडक्टिंग स्फीयर के जो रेडियाई हैं, मतलब दोनों के जो रेडियस हैं, उनका रेशियो है 1:2। और दोनों कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पर जो चार्ज दिए गए हैं उनका भी रेशियो है 1:2। तब हम लोग को कैलकुलेट करना है कि दोनों कंडक्टिंग स्फीयर के लिए सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का रेशियो क्या होगा। तो यहां सबसे पहले हम लोग 2 स्फीयर बनाएंगे, इनका रेडियस का रेशियो 1:2 है। तो एक स्फीयर का रेडियस हम लोग बनाएंगे बड़ा, ऐसा रेडियस लेंगे, ऐसा स्फीयर लेंगे
जिसमें एक स्फीयर का रेडियस बड़ा हो और दूसरे स्फीयर का रेडियस छोटा हो। यहां छोटा रेडियस, बड़ा रेडियस। फर्स्ट स्फीयर का रेडियस होना चाहिए छोटा और सेकेंड का होना चाहिए बड़ा, क्योंकि यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है R1 रेशियो R2 इक्वल टू 1:2। फर्स्ट स्फीयर के सरफेस पर गिवन चार्ज Q1 और सेकेंड स्फीयर पर Q2। यहाँ प्रॉब्लम में ये भी दिया हुआ है Q1 रेशियो Q2 इक्वल टू 1:2। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है सिग्मा 1, मतलब फर्स्ट स्फीयर के लिए सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, और सिग्मा 2 सेकेंड स्फीयर के लिए सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का रेशियो क्या होगा। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला आप लोग को पढ़ा दिया गया है, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। फर्स्ट स्फीयर का सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, फर्स्ट स्फीयर के सरफेस पर चार्ज अपॉन फर्स्ट स्फीयर का सरफेस एरिया, सेकेंड स्फीयर के सरफेस पर चार्ज, सेकेंड स्फीयर का सरफेस एरिया, और यहां सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, Q1 अपॉन Q2 इंटू A2 अपॉन A1। यहां होगा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, Q1 अपॉन Q2, 1/2। स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। सेकेंड स्फीयर का सरफेस एरिया है तो रेडियस सेकेंड का लेंगे हम लोग, अपॉन फर्स्ट का 4πr1²। यहां 4π और 4π कैंसिल होगा। Q1 अपॉन Q2 क्वेश्चन में दिया गया है Q1:2 1:2। यहां पर Q1 अपॉन Q2 का वैल्यू यहां से दिया गया 1/2। और अब यहां लिखेंगे हम लोग सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, 1/2 इंटू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू 1/2 इंटू, क्वेश्चन में दिया हुआ है R1 रेशियो R2 इक्वल टू 1:2, लेकिन वहां क्या है R2 अपॉन R1, तो यहां भी हम लोग उल्टा कर देंगे 2/1 का होल स्क्वायर, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू 1/2 इंटू 4। ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा तो हो जाएगा यहाँ सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2 इक्वल टू 2:1। तो आज हम लोग इतना ही रख दें।